नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी कोर्ट के अडानी को अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद भारतीय राजनीति में फिर से एक जलजला आ गया है, भूचाल आ गया है। राहुल गांधी पहले की तरह मुखर हैं और उन्होंने अडानी और मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोल दिया है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार दोहराया कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की जांच करवाई जाए। उधर बीजेपी भी अपनी पुरानी लाइन के साथ अडानी के बचाव पर उतर आई है। उसने अडानी को देश से जोड़ दिया, मानो अडानी ही भारत हो और भारत ही अडानी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये अडानी पर नहीं, देश पर हमला है, शेयर बाजार को गिराने के लिए रची गई साजिश है। ये तो जाहिर है कि अडानी के लिए इस बार मामला पहले के भंडाफोड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर और घातक है। इस बार किसी अखबार या किसी रिसर्च एजेंसी ने पर्दाफाश नहीं किया है, बल्कि अमेरिकी कोर्ट द्वारा करवाई गई 2 साल की जांच के बाद एक बहुत ही पुख्ता अभियोग लगाया गया है। इसलिए इससे बचना अडानी के लिए आसान नहीं है और ना ही मोदी के लिए उन्हें बचा पाना। आइए पहले संक्षेप में आपको पूरा मामला समझा देते हैं। अमेरिकी कोर्ट के मुताबिक अमेरिका के शेयर बाजार में सूचीबद्ध अडानी की एक कंपनी ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का बड़ा ठेका हासिल करने के लिए एक बड़े भारतीय अधिकारी को रिश्वत की पेशकश की। लेकिन इसके पहले उसने अमेरिका की कंपनी जो लिस्टेड है वहां के स्टॉक स्टॉक मार्केट में अजूर पावर के साथ हाथ मिलाया और अमेरिकी निवेशकों से करीब 25,000 करोड़ रुपए उगा लिए। लेकिन भारत में सोलर पावर महंगी थी, इसलिए कोई खरीदने के लिए राजी नहीं था। लिहाजा अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की गई कि वे पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर लें। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों और बैंकों से सोलर प्रोजेक्ट की झूठी तारीफ करने का भी सौदा किया। अमेरिकी कानून के मुताबिक ये तमाम चीजें गैर कानूनी है, अपराध है, क्योंकि अडानी ने अमेरिकी निवेशकों से झूठ बोला, उनके साथ धोखाधड़ी की। जाहिर है कि ये वहां के कानून के हिसाब से अपराध है। इस पूरे मामले की जांच एफबीआई और दूसरी एजेंसियों ने की और तमाम सबूत इकट्ठे करके अदालत में रख दिए। इसी के बाद अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो ये पूरा मामला है। अब सवाल उठता है कि जब मामला इतना सीधा साधा है, तो बीजेपी अडानी का बचाव इस तरह से क्यों कर रही है, इस बेशर्मी से क्यों कर रही है? क्या इसलिए कि अडानी फंसेगा तो मोदी भी फंसेंगे और मोदी सरकार भी फंसेगी? दूसरा सवाल यह है कि मोदी और उनकी सरकार अडानी को बचाने के लिए क्या-क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है? आज की बहस मुख्य रूप से इन 2 सवालों पर केंद्रित रहेगी और इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, मीनू जैन जी हैं, शीतल पी सिंह जी हैं और हरि कुमार जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। शीतल जी, आपकी टिप्पणी पहली चाहता हूं मैं। देखिए, इसको कुछ समय के लिए हम लोग भूल जाएं कि भारत में मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। एक ये इस तरह का मामला हुआ है। अब इसमें एक जो सरकार है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? एफआईआर दर्ज होगी, छापेमारी होगी, अरेस्ट होगी, पूछताछ होगी, क्या सिलसिला बनना चाहिए? एक मतलब यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसा कोई मामला हुआ था जिसमें तुरंत सीबीआई जांच बैठा दी गई थी। जी। जी, इसमें जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब वहाँ की आधिकारिक इन्फॉर्मेशन अब तक खुल चुकी है और हमारे सामने अब डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बताते हैं कि गौतम एस अडानी, सागर आर अडानी, विनीत एस एस जैन और राजेश अडानी, ये 4 लोगों का एक कोर ग्रुप है, जो अडानी ग्रीन्स नाम की एक कंपनी में निर्णायक है। इसका एक जिस कंपनी का आपने नाम लिया उसके साथ एसोसिएशन है, जिसके जरिए वो बाजार से पैसे उठा रहे हैं और पैसे से इनका लेन-देन है। शुरुआत में इसकी सेबी की तरह जो वहाँ एक एजेंसी है, वो जाँच कर रही थी, क्योंकि वहाँ के लोगों का इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ था, उनके कानून के तहत वो इन सब मामलों में इन जो भी वहाँ शेयर मार्केट और इसमें जाता है, वो एक बयान हल्फी देता है, जिसे एफिडेविट कहते हैं हमारे यहाँ। उसमें वो घोषणा करता है कि वो किसी किस्म की ब्राइबरी और इन सब प्रैक्टिसेज़ में नहीं शामिल होगा। तो इन लोगों का नाम है कि इन लोगों ने ये घोषणा की थी
और इस घोषणा को करने के बाद उन्होंने उस मार्केट से पैसा उठाया। उसकी जांच करते समय दो पक्ष आए और उन्होंने पहले तो पाया कि जांचों में डिस्क्रिपेंसीज है, मामला एफबीआई को दिया। एफबीआई के पास चूंकि टूल्स हैं कि वो आपके ईमेल वगैरह सब जांच कर लेते हैं, तो उन्होंने उसमें पाया कि उनकी जो एक्सेल शीट्स वगैरह सब उनको मिल गई और टेलीफोन्स के फॉलोअप मिल गए, ईमेल्स मिल गए, जिससे ये सब ऑर्डर में लिखा हुआ है। इन सब से ये प्रमाणित हुआ कि इस मामले में 250 मिलियन से ज्यादा के अमाउंट ब्राइबरी के नाम लिखे हुए हैं, कि इसकी ब्राइबरी देके यहां भारत में कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। ये जो मैं बता रहा हूं ये आधिकारिक कोर्ट के रिकॉर्ड में उपलब्ध है, वहां की कोर्ट में जिसने इंडाइटमेंट किया है। इतनी सूचना आने के बाद भारत में सामान्यतया ये होना चाहिए, क्योंकि ये सूचना अब किसी शेयर मार्केट के ब्रोकर से नहीं आ रही है, ये किसी अखबार की खबर भी नहीं है, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है, इसकी प्रामाणिकता पुष्ट है। लेकिन हमारा भारत का जो वहां दूतावास है वो इसकी अपने हिसाब से पुष्टि कर सकता है। इसके बाद हमारी जो एजेंसियां इन मामलों को देखती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, पर्टिकुलरली सीबीआई की, चूंकि अंतरराष्ट्रीय मामलों में सीबीआई ही इसमें शुरुआत कर सकती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, जी। तो उसको तुरंत एक पीई अपने यहां दर्ज करनी चाहिए, प्राइमरी इन्वेस्ट जो कहलाता है, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर जरूरत पड़ती है तो उसको एफआईआर में बदलना चाहिए और इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। और एक बार सीबीआई जब इसको अपने यहां रजिस्टर कर लेगी तो ऑब्वियसली ईडी को इसमें चांस मिलेगा कि ईडी फिर उसके बाद उसके फॉलोअप में आ सकती है। ये कार्रवाई भारत में होनी चाहिए, लेकिन हम जैसा कि इनके मामलों में देखते हैं कि ऐसा कुछ होता हुआ इस सरकार के दौर में नहीं दिखता, बल्कि उल्टा होना शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके जो सोशल मीडिया कैंपेनर्स हैं और राइट विंग के सारे इन्फ्लुएंसर्स और बीजेपी के बहुत सारे नेता इस मामले में बचाव में उतर आए हैं और इधर उधर की डाइवर्जनरी बात कर रहे हैं। पहला उनका एम्फेसिस ये है कि इसमें जो राज्य सरकारें शामिल हैं वो विपक्ष की हैं, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और तमिलनाडु, और तो होंगी भाई विपक्ष की, कोई नहीं कह रहा कि उनकी जांच। एनडीए के पार्ट, आंध्रा तो एनडीए के नायडू बाबू तो साथ में। हम इस पे नहीं जाते, नहीं हो पार्ट, चलिए नहीं थी, आप जांच करो भाई, हम रोक थोड़ी रहे कि उनकी जांच न करो, ये बता के सूचना आप जांच थोड़ी रोक सकते हो, आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो? इसका उत्तर देने से वो हर एक राइट विंगर बच रहा है, सरकारी प्रतिनिधि बच रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बच रहे हैं, सिर्फ ये एक हवा में छोड़ के कि फला फला शामिल है। अरे भाई जांच करो ना, इसमें वो शामिल है तो उनको पकड़ो, ये देश का पैसा है। दूसरे ये रिश्वत के जरिए ये पावर पैदा करके इसको खरीदवाना था सरकारों से, तो जो सरकारें खरीदती उनमें प्राइस ज्यादा रखने के लिए रिश्वतें दी गई, ये फैक्ट इसमें करेक्ट कर लीजिए। यानी भविष्य में सारे उपभोक्ताओं को, इस देश के नागरिकों को लूटा जाना था, या जो लूटा जा रहा होगा जहां अगर इसकी कोई सप्लाई हो रही होगी तो ये सरेआम हमारी नागरिक आबादी के साथ क्रिमिनल धोखाधड़ी है, लूट है। इसलिए इसकी जांच भारतीय उन्हीं टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी है, कानूनन, वैध, नैतिक, कि वो इनकी जांच करें। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक हमें इस तरह की कोई सूचना कहीं से नहीं मिली है कि कोई एजेंसी इसकी जांच इनिशिएट कर रही। जी, तो पूर्णिमा जी, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी पहले भी जब हिंडनबर्ग का मामला आया था तब भी उसकी यही स्ट्रेटजी थी कि जो भी मामला है अडानी का, उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दीजिए, देश से जोड़ दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दीजिए और मामले को मटिया दीजिए, और मोदी जी बिल्कुल खामोश रहेंगे, दो शब्द भी नहीं बोलेंगे। क्या ये स्ट्रेटजी इस बार काम करेगी, अब जबकि ये अमेरिकी कोर्ट ने ये मुद्दा उठा दिया है? तो मुकेश जी, इस बार इस मामले को रफा दफा करना ना मोदी जी के लिए आसान होगा, ना इंडियन गवर्नमेंट के लिए आसान होगा, क्योंकि ये कोई ऐसी एजेंसी या किसी रिसर्च पेपर पे बेस्ड ये नहीं है सारे खुलासे, जिसको कि आप शॉर्ट सेलर कह दें और उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दें और उसको फिर बात को दरकिनार कर दें। ये अमेरिका की बाकायदा FBI की इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करते हुए कोर्ट से जो खुलासे हुए हैं ये उस पे आधारित है, तो उस चीज को दरकिनार करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा और मोदी जी के लिए भी आसान नहीं होगा पर्सनली।
अब इसमें हमें एक बात ये देखनी है कि सरकार का अभी तक का जो रिस्पॉन्स है, सरकार की तरफ से तो कोई अभी सामने इस पर कुछ बोलने को आया ही नहीं है। हमने बीजेपी के भी किसी बड़े नेता को इस पे बोलते नहीं सुना। हाँ, उनके आईटी सेल के जो उनके मिस इन्फॉर्मेशन चीफ है जो अमित मालवीय है, हमने सिर्फ उनको सुना है अभी तक, जो बैकग्राउंड बता रहे हैं कि 93 में गौतम अडानी को किसने फेवर किया, किसने उनको बड़ा बिजनेसमैन बनने में मदद की, कैसे 95 में चिमन भाई पटेल की शायद सरकार थी गुजरात में, तो उसने उनको फ्री में जमीन दी वगैरह वगैरह, और कैसे राजीव गांधी का हाथ था गौतम अडानी को इतनी बड़ी शख्सियत बनाने में। तो अभी तक एक भी क्रेडिबल जो इन सवालों के जवाब है बीजेपी की तरफ से नहीं आए हैं। और सबसे बड़ा जो आड़ ले रहे हैं जिस आर्ग्यूमेंट का कि भाई जिन राज्यों में ये डील हुई है वो तो हमारे हैं ही नहीं, बीजेपी रूल है ही नहीं, एक बार भी लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकला है कि ठीक है बेशक वो अपोजिशन के रूल्ड राज्य हैं या हमारे राज्य नहीं है, हमारे नॉन जो न्यूट्रल अलाइज है उनके राज्य हैं, लेकिन हम जांच करेंगे। मतलब एक ये बेसिक सी बात भी अभी तक किसी भी ना बीजेपी प्रवक्ता ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से आई है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेबी जिसकी जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल एजेंसी अमेरिका में जिसने जांच की एसईसी, उसी की सिस्टर का मतलब ये कह लीजिए कंसर्न हमारे यहाँ सेबी है। तो सेबी की तरफ से भी अभी तक कोई इस पर रिएक्शन नहीं आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये भारत में एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व करता है। इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन उसकी छवि को अफेक्ट करता है। और इस तरह के मामले जब इतने बड़े स्केल पे सामने आए हैं तो उसमें किसी एजेंसी का कोई बयान न आना, तो ये साफ साफ इशारा है कि ये उनको बचाने की, छुपाने की, ढकने की साजिश है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमें जो चिंता की बात है वो ये है कि हमने एक नैरेटिव ये भी सुना कि अभी चूंकि ट्रंप की सरकार नहीं आई है और बाइडेन की सरकार है, बाइडेन की सरकार जाते जाते उसने अपने लोगों को भर रखा है, इसलिए मान के ये चला जा रहा था कि ट्रंप की सरकार प्रो मोदी प्रो इंडिया सरकार होगी और बाइडेन की सरकार इंडिया के उतने फेवर में नहीं है, इसलिए ये एक कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बीजेपी ढूंढने में लगी हुई है, इसी से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सरकार धर्म संकट में पड़ चुकी है। और ये मामला चूंकि कोर्ट का है, एफबीआई का है और वहां पर के इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करता है। भाई अमेरिका में कॉज ऑफ एक्शन तो चूंकि अमेरिका से ये जनरेट हुआ है, वहां के लोगों ने इसमें किसी विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वहां के लोग जब इन्वॉल्व है तो अमेरिकन गवर्नमेंट, चाहे वो बाइडेन की सरकार हो चाहे आने वाली ट्रंप की सरकार हो, इतनी आसानी से इस मामले को सिर्फ मोदी जी को विश्वगुरु मान के वो छोड़ देगी, ऐसा होगा नहीं। तो इसमें तो हमारी साख दांव पर है और सरकार को ये सोचना चाहिए। जी, हरि कुमार जी, क्या बीजेपी मोदी सरकार इसको हल्के में ले रही है? राहुल गांधी मतलब अब ज्यादा जोश के साथ अटैकिंग मुद्रा में आ गए हैं, उनको काफी मसाला मिल गया है और अमेरिकी कोर्ट तो उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसे हिंदुस्तानी अदालतें। तो क्या बीजेपी हल्के में लेके इसको रफा दफा करने की कोशिश में है? अनम्यूट कर लीजिए हरि जी। आज बीजेपी के एक प्रवक्ता बोल रहे थे इस सवाल पर, तो मुझे लगा कि उनकी बात सुन के कभी उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल कैसे करें। उनकी एक ही लाइन थी बार बार कि ये साहब इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अटैक है। बार बार वो ये कह रहे थे साहब इंडिया जो है तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है और ये कांग्रेस और गांधी परिवार जो है ये उस पर अटैक करे। इनको पच नहीं रहा कि भारत जो है तीसरी तीसरी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की बनने जा रहा है। तो उनके दूसरा वो बार बार ये कह रहे थे कि साहब इसमें हमारी बीजेपी की कौन सी सरकार है, जम्मू कश्मीर तो सेंट्रली रूल्ड गवर्नमेंट है, वो जम्मू कश्मीर का नाम उसमें है, बाकी सरकारें जो उनकी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं, सवाल इस बात का कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, जैसे भी जो भी एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस टाइम में अदानी ने और उनकी कंपनी ने एक लाइन ली थी कि साहब ये तो इंडिया पे अटैक है। वही लाइन आज बीजेपी ले हुई थी, साहब इंडिया की अर्थव्यवस्था पर अटैक है, मार्केट पर अटैक है। वो भी यही कह रहे थे कि साहब 2.5 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं इन सबके, वो 2.5 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनका ये नुकसान है, उनका आज शेयर मार्केट में
पैसा डूब गया, ये हो गया, वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। अब ये एक बड़ी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एफबीआई, उसने इन्वेस्टिगेशन की। वो लोग हवा में इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे नहीं, वो भी जानते हैं कि साहब अदानी कितनी बड़ी शख्सियत है। फिर उसके बाद में ये मसला कोर्ट में आया, वो सारी एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट की गई, कोर्ट ने उन एविडेंस को अपना उनका लेखा जोखा उसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में इंडैक्टमेंट है। तो ये एक अच्छे खासे थ्रू द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड थ्रू द लीगल प्रोसेस आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि आपने इंडेक्टमेंट किया। अब उसके बाद में उन्होंने उनके समन इशू किए हैं। अब वो अभी थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि उनके अरेस्ट वारंट इशू किए हैं या उनको बुलाने के लिए समन किया। मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्टेज पे आप अरेस्ट वारंट करेंगे। आप अब तो ट्रायल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तो अरेस्ट वारंट किस बात के लिए आप इशू कर दें। हाँ, उनको बुलाने के लिए कोर्ट में जरूर उनको समन इशू किया होगा, उनसे पूछा जाएगा, उनका ट्रायल चलेगा, तब कहीं जाके वो स्थिति आएगी। अभी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, अभी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ये लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्रेशन में थे, बहुत ही एग्रेशन में थे। उनका सीधा सीधा ये कहना था साहब इनको अरेस्ट कर लो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस चार्ज में भी अरेस्ट कर लें। यहाँ तो कोई एफआईआर इस केस में है नहीं। एफबीआई अगर हमारी सीबीआई अगर उसका संज्ञान लेने के बाद में कोई पी दर्ज करने के बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उनको बुलाए, है ना, वो भी पहले तो समन करके बुलाएगी, तो अरेस्ट करने की नौबत तो अभी उनकी मतलब आती नहीं है। वो तो थोड़ा सा उनका एक एग्रेशन है राहुल गांधी का, जो वो कह रहे थे सारी बातें। लेकिन इसमें जो अभी थोड़ा सा हमने भी डॉक्यूमेंट पढ़े, शीतल जी ने भी पढ़ा सारा का सारा डॉक्यूमेंट। उसमें $250 मिलियन की बात होती है। $250 मिलियन मोटा मोटा 2000 करोड़ रुपया होता है। वो 2000 करोड़ रुपए का ब्राइब देने का बात हुआ था, पूरा का पूरा ब्राइब दे दिया गया था। ये उस डॉक्यूमेंट में मुझे क्लियर नहीं हुआ, शीतल जी को अगर हुआ तो कुछ पार्ट है उसमें शायद कुछ एक सर्टेन अमाउंट है, शायद वो 1700 करोड़ के करीब बैठता है। वो कह रहे थे साहब आंध्र प्रदेश के एक लीडर से बातचीत हुई थी, उसको देना था। अब किसको देना होगा सब समझते हैं कि स्टेट में कौन बड़ा लीडर होता है, किसको दिया जाना होगा पैसा। तो वो थोड़े से भी उसमें ग्रे एरिया में, या हम लोग उसको समझ में आया, 54 पेज का डॉक्यूमेंट है, पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। तो अब हिंडनबर्ग को तो आपने विषय कर लिया था कि साहब ये तो एक शॉर्ट सेलर है, हवा की बातें, ऐसा है वैसा, इंडिया पे अटैक है ना। हिंडनबर्ग में भी कोई इन्वेस्टिगेशन ठीक से हुई नहीं। हिंडनबर्ग में एक की पॉइंट था कि भाई इनके जो भाई हैं उन्होंने तकरीबन $3 बिलियन उसमें लगाया हुआ था। उसका सोर्स क्या है ये किसी को नहीं पता चला। ना तो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेशन में, ना अदानी कंपनी के किसी रेस्पॉन्ड में जो उनके प्रेस रिलीज वो इशू करते, उसमें कभी ये नहीं पता चल पाया या उसका कभी जवाब नहीं मिला कि साहब ये इस पैसे का सोर्स का था, कहां से उनके पास में पैसा है, कौन सी एक्टिविटी से पैसा। उसमें रशियन बैंक का कुछ इन्वॉल्वमेंट था। वो जो रशियन बैंक का इन्वॉल्वमेंट था वो बड़े शेडी बैंक है, उनका पहले से टेक रिकॉर्ड है कि ब्लैक को व्हाइट करके इधर उधर के पैसे करके अपना ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारी थ्योरी चलती हैं। 20,000 करोड़ रुपया है, जितना भी वो था $3 बिलियन, वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो उसका सोर्स तो कहीं से पता चलना चाहिए। 2, 4, 10, 20 करोड़ की आप बात करो, चलो आप कह दो यहाँ से आ गया वहां से आ गया, लेकिन इतना पैसा जो है $2-3 बिलियन वो कहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ग्रे एरियाज हैं। अब उनके सवालों के जवाब आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता आएंगे। अभी पहले उनके जो सेबी की चीफ है उनकी भी बहुत सारी चीजें सामने निकल गए। कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होती दिखाई नहीं पड़ी, ना उसमें अपने हिंडनबर्ग वाले में कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होती दिखाई पड़ी, और भी चीजें चलती रहती हैं। तो इन सब लोगों के बारे में कोई बहुत ही क्रेडिबल, इम्पार्शियल, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना मुझे नामुमकिन लगता है। और सब लोग इस बात को कहते हैं, ये दिखाई भी देता है। वो अपने महाराष्ट्र के एक पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े जी, वो बड़ा खुल के आरोप लगा रहे हैं कि साहब 3200 करोड़ रुपया महाराष्ट्र के इलेक्शन में वहां से गया, गुजरात से कंटेनर में भर के गया। अब उसका कितना गया, कितना सच्चाई हम तो नहीं जानते, लेकिन मतलब ओपनली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एलिगेशन तो उन पे लगता है। और बाकी जो महाराष्ट्र का चुनाव हमने देखा उसमें पैसे का खुला खेल तो हो ही रहा था। तो अब ये सारी चीजें, ये एक बड़ा मतलब के इंडियन पॉलिटिक्स में ये पॉलिटिक्स और बिजनेस का जो नेक्सस है और किस तरीके से चीजें चलती। राहुल गांधी आप ठीक से कैलकुलेट कर रहे थे कि आप उनके इलेक्शन में पैसा खर्च करो, आप उनकी सरकारें बदलो, बनाओ, और फिर आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट को अपने को प्रोटेक्ट करिए। और वो सब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें ऐसा हो रहा है। अब कितनी इन्वेस्टिगेशन होगी, कहाँ होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ये सब अभी आने वाले समय बताएगा। जी मीनू जी, अभी तक अडानी को मोदी जी से जोड़ा जाता था, मोडानी शब्द इसी के लिए निकला। अब बीजेपी पूरी तरह से अडानी के डिफेंस में उतर आई है, यानी पूरी पार्टी अडानी को बचा रही है। अडानी से उसका संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ दिख रहा है। ये बीजेपी के लिए पार्टी के तौर पर कितना खतरनाक है। मोदी सरकार तो खैर आकंठ डूबी हुई है। ये पूरा मामला जो बीजेपी ही अडानी है, मोदी सरकार ही अडानी है, अडानी ही सब कुछ है, और अब तो भारत भी अडानी है। देखिए, ये सिलसिला तो काफी समय से चल रहा है। जिस दिन मोदी जी 2014 में अडानी के प्लेन से उतरे थे दिल्ली की गद्दी पे काबिज होने के लिए,
तो उसी दिन समझ में आ जाना चाहिए था सभी लोगों को, और जो समझदार लोग हैं उनको तो आ भी गया था। और कि इस वक्त अब जो है ये एक या दो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन की सरकार होगी, और वो दिखाई भी दे रहा है। जब सरकारें कुछ इस तरीके से डिजाइन करें अपनी नीतियों को कि एक या दो उद्योगपतियों को ही या व्यवसायियों को ही उसका फायदा पहुंचे, तो उसे ही क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। तो अब ये जो हम देख रहे हैं, ये इसका एक और ये सबूत आया है। अब ये बात दीगर है कि ये सबूत विदेश की धरती से आया है। अब विदेश की धरती से आया है तो जैसे मेरे से पहले भी सभी ने कहा कि भाई वो अकाट्य है उनके लिए, उसका इतनी बुरी तरीके से प्रतिरोध नहीं कर सकते। कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है, एक तरह से सरकार है, क्योंकि न्यायपालिका सरकार का अंग होती है। तो उस वहां से आया है, तो इसलिए आप बेशर्मी इधर की देखिए, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि जो पार्टी है सत्तारूढ़ कि वो मतलब बेशर्मी से उसको भारत के ऊपर हमला या सरकार के ऊपर हमला इस तरीके से बता रहे हैं, जो बजाय चुप रहने के या सरकार को अपना काम करने देने के। उसमें जो हमारी यहाँ की एजेंसीज हैं, देखिए जो मेरी समझ कहती है मुकेश जी, कि रिश्वत लेना या देना हमारे कानून में अपराध माना गया है। और मैंने देखा है छोटे छोटे अफसर 1000, 1500, 2000, 20,000 की रिश्वत के ऊपर अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और इसमें जैसा बताया गया अभी, शीतल जी ने डिटेल रिपोर्ट दी है कि विसल ब्लोअर की रिपोर्ट पे, जैसे पूर्णिमा जी कह रही थी शायद, कि उस पे विसल ब्लोअर के कारण ये सारी एक इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो ये जो वहां से 54 पन्ने का अभियोग पत्र आया है जो इंटरनेट पे तैर रहा है, इसको विसल ब्लोअर क्यों नहीं माना जाता हमारे देश की न्यायपालिका द्वारा? और इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता कि रिश्वत दी गई है या ली गई है, कितने अमाउंट की दी गई है, 1700 करोड़ की दी गई है, 2000 करोड़ की दी गई है, वो एक अलग चीज है। मैं कहती हूँ 2 रुपए की भी दी गई है, रिश्वत तो रिश्वत है, चोरी तो चोरी है। तो उसका संज्ञान लेने की बजाय आप डिफेंड कर रहे हैं। आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं भाई? इसकी जगह आप कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति होता। आप याद करिए कि न्यूज क्लिक के ऊपर किस तरीके से बुरी तरीके से सब पूरा जितने भी कंट्रीब्यूटर्स और राइटर्स ऑथर्स थे उसमें और मालिक के साथ सबको अरेस्ट कर लिया कि जी चाइना का पैसा। तो वो चीजें यहाँ क्यों अप्लाई नहीं हो रही हैं? यहाँ भी तो अप्लाई होना चाहिए। आप इसको जो रिपोर्ट आई है उसको सुओ मोटो लीजिए और ये बात जाने दीजिए आपकी ट्रंप की सरकार आ जाएगी तो बदल जाएगा। ये ऑलमोस्ट इंडाइटमेंट है, ग्रैंड ज्यूरी की तरफ से आए है। ये सुपीना जो है, सुपीना मतलब कि आपको ये मौका दे रही है ग्रैंड ज्यूरी कि आप आइए और आप अपने पक्ष को उसमें रखिए अदालत के सामने। अगर ग्रैंड ज्यूरी ने ये आदेश, वहां से ये सुपीना आया है, तो इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा तो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ग्रैंड ज्यूरी तभी सुपीना देती है जब वो पूरी तरह कन्विंस हो जाती है। 23 लोग होते हैं ग्रैंड ज्यूरी में और बड़े प्रोमिनेंट लोग होते हैं जो उसको सुनते हैं केस को पूरे उसका कि भाई क्या इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसको कोर्ट तक ले जाया भी जाना चाहिए कि नहीं केस को। तो अगर कोर्ट में जाएगा तो ये तो बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा इसका। तो ट्रंप इसको, ये थोड़ी ही ग्रैंड ज्यूरी के फैसले को उलट देंगे। और ट्रंप बहुत बड़ा व्यापारी है, ट्रांजैक्शनल व्यापारी है। आप ये देखिए उसके पास कितने सारे केसेस इकट्ठे हुए हैं। डोभाल साहब के खिलाफ समन जारी है यूके की कोर्ट, यूएसए की कोर्ट से। पन्नू के केस में निखिल और वो कौन कौन उनके कब्जे में हैं। एक ये तीसरा केस और आ गया। वो तो इनको बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लैकमेल करेगा, उसके बदले में कहेगा कि हाँ ठीक है मैं इसको स्लो डाउन कर दूंगा प्रोसेस को, लेकिन इसके बदले में मुझे ये चाहिए। अब हमें तो 20 जनवरी के बाद ये इंतजार करना चाहिए कि किस किस तरीके से यूएसए जो ट्रंप प्रशासन है वो मोदी जी को ब्लैकमेल करके क्या क्या इसके बदले में लेगा। और क्योंकि मोदी जी की नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, तो वो उसको कुछ भी जो भी वो मांगेगा वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो बीजेपी जो पार्टी है उनको थोड़ा अपने डिफेंस में थोड़ा समझदारी से डिफेंड करना चाहिए। करना भी चाहते हैं, करिए आप, लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाएं, इतना ओवरबोर्ड ना जाएं कि वापस लेना अपने शब्द उनको भारी पड़ जाए। जी मैं आगे बढ़ने से पहले एक खबर दे दूं कि केन्या की संसद में वहां के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि अडानी के सारे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं और संसद में सबने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया और बहुत सारे सांसद खुशी में वहां नाचते हुए भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। शीतल जी, अभी हरि जी ने कहा कि अभी तो ये वहां का मामला है कि इसकी कोई FIR नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं अरेस्ट करो अडानी को, इसका कोई आधार बनता नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वहां हैं उनके आधार पर
कम से कम ये यहाँ से तो जांच के सिरे को पकड़ा जा सकता है कि वो अधिकारी कौन है जिसे ये रिश्वत की पेशकश की गई थी और उससे फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। आंध्र प्रदेश का अधिकारी है, ये मोटे तौर पर साफ हो गया है, और बड़ा अधिकारी है तो ये पकड़ना भी समझना भी हमारे सरकार को कोई मुश्किल नहीं हो गई। नायडू बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नायडू को मोदी को भी बचाना है। अडानी को बचाना इसलिए उनके लिए जरूरी हो जाएगा कि मोदी को बचाना है। लेकिन क्या ये एक शुरुआत की का बिंदु हो सकता है? देखिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो 2016 में एम्ब्रायर प्लेन वाली डील हुई थी, उस डील की कंट्रोवर्सी को देखें कि उसमें क्या हुआ था। 2008 में डीआरडीओ ने ये सौदा इनिशिएट किया था और 2013 में ये कल्मिनेट हुआ। 2016 में क्या हुआ कि एक ब्राजील के अखबार में खबर छपी कि ये सिर्फ भारत में नहीं, सऊदी अरब को भी, ब्राजील को भी कई जगह बेचे गए थे कि इसमें यूपीए के टाइम में खरीदा गया है और इसमें 208 मिलियन डॉलर की इसमें डील हुई थी और उसमें ब्राइब वगैरह की बात थी। तो मतलब टोटल डील ही 208 मिलियन की थी। यहाँ 250 मिलियन की ब्राइब देने की बात है। और उसमें क्या हुआ था, इसमें जैसे ही अखबार में खबर वगैरह छपी, 2-3 दिन इसका चर्चा हुआ और उसके बाद सीबीआई ने हमारे यहाँ तुरंत इसमें पीई दर्ज की और जांच शुरू की और सरकार ने भी कहा कि पकड़ लिया गया। बहुत उस समय हेलीकॉप्टर वाला जो घोटाला था उसकी जांच चली रही थी और यूपीए पे सारे बेईमानी के आरोप लग रहे थे। खटाक से ऑर्डर हो गया और सीबीआई ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बाद में हमने पाया कि इसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन की फाइल अभी तक पड़ी हुई। इस मामले में तो एक कोर्ट का आदेश है, ये एक अखबार की खबर पे हुआ था। याद करिए, ब्राजील के एक अखबार में खबर छपी जिसके आधार पर भारत के अखबारों में भारत की एजेंसीज ने उसको फॉलो किया। आज तो भारत की न्यूज एजेंसीज अडानी की डिफेंस में आर्गुमेंट कर रही है। उस समय इस खबर को सिर्फ हमारे अखबारों और मीडिया ने लिया था और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में तो कोर्ट का आदेश है, आदेश की पूरी प्रति है, सबके पास है, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है कि डिजिटल एविडेंस है जो कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है, ईमेल है, एक्सेल शीट है जिसमें रिश्वत का अमाउंट लिखा हुआ है, पीपीटी तो हाँ, परचेज एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की वो है, कितने में खरीद रहे, कितना वो, कितने प्रॉफिट, सब डिटेल पूरी एक्सेल शीट है, फाइनेंशियल शीट है और ये सब कोर्ट का अवेलेबल है। ब्राइब नोट। इसके बाद आप और उस वहां की क्रिमिनल एजेंसी, जैसे यहाँ सीबीआई वहां एफबीआई है, उसने बाकायदा सब चीज सबूत जुटा के कोर्ट में दिए। कोर्ट ने प्राइमा फेसी उसको ठीक मानते हुए इंडाइटमेंट कर दिया। इतना स्टेज आ गया है, तब खबर आई है और खबर के साथ कोर्ट के ऑर्डर्स भी अवेलेबल है और आप लापता है। मैं वो थोड़ा सा पूर्णिमा जी वाले में संशोधन कर दूं, बीजेपी की ओर से संबित पात्रा साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सब कहा, वही सब कहा जो कहा जाता है और राहुल गांधी पे हमला किया। लेकिन मतलब पूरी सरकार, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, सरकार चुप है, पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है। अच्छा, इसमें यह भी आया है कि उन्होंने सेबी को भी डिसीव किया, उस जांच में ये भी है, सेबी के लिए भी रोल आ गया है कि उस जांच के आधार पर सेबी के बारे में जो डिटेल दिया कि सेबी को उन्होंने ये चीज में डिसीव किया, सेबी उसका इनिशिएट करे। तो सेबी भी गायब है, सीबीआई भी गायब है, बीजेपी भी गायब है। सरकार तो ऐसे मामलों में इस देश में होती है कि नहीं होती, मणिपुर में और इसमें पता ही नहीं लगता। जी, लेकिन पूर्णिमा जी, अब स्थितियां जो हिंडनबर्ग के समय थी उससे बहुत विपरीत है। अब 240 वाली सरकार है और अपोजिशन भी अच्छी खासी संख्या में पहुंच चुका है। तो ऐसी सूरत में अब 24 तारीख से सेशन भी शुरू हो रहा है, तो क्या बीजेपी इस तरह के प्रोपेगंडा भर से अपने को डिफेंड कर पाएगी, अडानी को डिफेंड कर पाएगी? क्योंकि अब विपक्ष तो टूट पड़ेगा, इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है, उसको छोड़ेगा नहीं। नहीं मुकेश जी, विपक्ष तो टूट पड़ेगा, इसमें कहीं पे कोई शक नहीं है, लेकिन क्या सरकार विपक्ष के सामने झुकेगी? क्या सरकार विपक्ष की मांगों को मानेगी
क्या जेपीसी गठित की जाएगी, क्या इंक्वायरी होगी, ये हमें देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से, जिस बेशर्मी से अडानी को बचाने का काम इस 10 सालों में सरकार ने किया है, तो इसमें हमें तो शक है कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे कि वो खुद भी कटघरे में खड़ी नजर आए। अडानी जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होने से मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई गुंजाइश है। सबसे बड़ी बात देखिए, अभी आपने जैसे बताया, मेरे पास भी अभी खबर आई कि केन्या ने जब इस रिपोर्ट की कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी जो कोर्ट की तरफ से आई है, अमेरिकन कोर्ट की तरफ से, ब्रुकलिन कोर्ट की तरफ से, तभी तो केन्या ने ना सिर्फ बिजली का बल्कि एयरपोर्ट वाला जो उनका एग्रीमेंट था अडानी का, वो भी कैंसिल कर दिया, वो भी रद्द कर दिया, इसको भी रद्द कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस बात को हम सिर्फ यूं ही हल्के में ले सकते हैं। जब केन्या की सरकार को उसमें दिख रहा है कि सच्चाई है, तो भारत की सरकार कैसे इन चीजों से मुंह मोड़ सकती है, कैसे उसको डिनाई कर सकती है और कैसे अपनी जवाबदेही से बच सकती है। कम से कम मिनिमम तो उनको एक जांच ऑर्डर करनी पड़ेगी ही। लेकिन वही है कि जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हम देखते हैं कि इतना हो हल्ला होता है, हंगामा होता है कि असली मुद्दे जो होते हैं वो भेंट चढ़ जाते हैं हंगामे के, और फिर शुरू हो जाता है वो नेहरू गांधी इंदिरा, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं और फिर एडजर्न हो जाता है। तो कहाँ ये जाएगा ये इश्यू, इस बार हमें नहीं समझ में आ रहा है इस बार। लेकिन ऑपोजिशन को अगर पार्लियामेंट में उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो सड़क पे आके बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक लड़ाई का बिल्कुल आगाज कर देना चाहिए और इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, जैसा अभी पूरी डिटेल सामने आई है, सिर्फ एक डील की या एक बिजनेसमैन की बात नहीं है। जो अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये सारे एग्रीमेंट्स इनके इंडिया में जो है वो लगते चालू होते हैं, तो जो पावर परचेज एग्रीमेंट जब बाद में इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तो वो तो इंडियन लोगों को बेवकूफ बनाएगा, उनकी जेब से पैसा लूटा जाएगा लिटरली, क्योंकि उसके हिसाब से पावर के रेट उसमें बहुत हाई कोट किए गए हैं और उसी हाई रेट के बदौलत उन्होंने अपना जो भी हाई अमाउंट रिटर्न के दिखा के वहां से इन्वेस्टर्स से पैसा वसूला है। तो ये ना ही सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत घाटे का सौदा है, इंडियन इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, कल को अगर इसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो किसका नुकसान होगा। ऑलरेडी आज मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने कि स्टॉक मार्केट में काफी नुकसान लोगों को हुआ है, तो आखिर वो भी इंडियन इन्वेस्टर्स है, उनका भी तो पैसा आज डूबा। तो ये सारी चीजें ऑपोजिशन के हाथ में इस बार बहुत मजबूती से एक टूल ऐसा आया है जिसको लेके उसको सरकार को घेर लेना चाहिए। जी हरि कुमार जी, अब ये जो संघर्ष है, ये आप अब मतलब पहले जो शक्ति संतुलन था वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में झुका हुआ था राजनीतिक शक्ति के लिहाज से, अब वैसा नहीं है। अब अपोजिशन को कॉन्फिडेंस भी आ गया है, लीडरशिप भी है और ये मुद्दा अपने आप में बहुत भारी है। क्या आपको लगता है कि केवल प्रोपेगंडा से इसको काउंटर कर पाएगी मोदी सरकार? देखिए, अपोजिशन, एक तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन आज के डेट में इंडिया में बहुत यूनाइटेड है। ठीक है, वो इन्होंने एक अपना इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, लेकिन सभी अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन लेते हैं और अडानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कांग्रेस में राहुल गांधी तो बहुत एक जबरदस्त अटैक करते हैं और बहुत एक सॉलिड स्टैंड लेते हैं। बाकी दूसरे कोई कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, बहुत ज्यादा बोलते बालते दिखाई नहीं पड़ते हैं। और बाकी जो दूसरे हैं, आप सोचे कि साहब शरद पवार साहब की पार्टी या और दूसरी पार्टी या अखिलेश यादव की पार्टी कितना अटैक कर पाएंगे वो मुझे मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। अभी शीतल जी ने ब्राजील के न्यूज़पेपर की बात बता रहे थे कि ब्राजील के न्यूज़पेपर में खबर छपी थी। आपको ध्यान होगा कि बोफोर्स की खबर भी एक स्वीडिश रेडियो में प्रोग्राम है। अभी का इंडिया के एग्जांपल मैं बताऊं तो न्यूज क्लिक को लेकर सरकार बड़ी नाराज रहती थी। न्यूज क्लिक को लेकर इन्वेस्टिगेशन चलती रहती थी, कई बार उनको समन बुलाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर का चलता रहता था। उसमें कोई कुछ निकला नहीं, कोर्ट में भी गए, शायद कोर्ट ने भी उनको वो मतलब के उनके कहा कि साहब इनके पास कोई ज्यादा एविडेंस नहीं, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छड़ी। उस न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक लाइन कहीं न्यूज क्लिक के बारे में थी, एक लाइन न्यूज क्लिक के बारे में थी। आई थिंक मुझे लगता है
24 से 48 घंटे के अंदर अंदर न्यूज क्लिक के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, उनके एक जनरल मैनेजर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और वो लोग, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 5-6 महीना जेल में रहे, 5-6 महीना जेल में रहे। उसके बाद में कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया पूरा, कि साहब आपका तो ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, ना केस में प्रॉपर एविडेंस, और कई कारणों पर उसको पूरे को क्वेश कर दिया। तो उसमें उसका शायद ईडी का केस था, उस केस को ही क्वेश कर दिया, वो लोग बाहर आ गए। तो है, तो सिर्फ न्यूज़पेपर की, न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर की एक लाइन, उसमें कोई एविडेंस नहीं थी, कोई फैक्ट नहीं था उसमें, उस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, और ये सरकार इतना एक्टिव हो गई थी। आज की डेट में सरकार के पास में एक बहुत बड़ा 54 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें दुनिया भर की एविडेंस है, उसमें वो एक एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की प्रोसीडिंग है। उसके बावजूद सरकार एक्ट करेगी कि नहीं करेगी? सरकार ने मोटा मोटा अपना स्टैंड बता दिया। उसको सरकार का कहो, बीजेपी का कहो कि साहब ये तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर अटैक है, ये तो अब कांग्रेस और गांधी परिवार का अपने पुराना किस्सा है, तो ऐसे ही करते थे। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। सरकार का भी स्टैंड को इससे कोई वो डिफरेंट नहीं होगा, या सरकार कुछ बोलेगी नहीं इसमें। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन होगी। मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन इस पे इतना दबाव बना पाएगा कि कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन करा पाए। अगर मान लीजिए बीजेपी महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव जीत जाती है, ये फिजल आउट हो जाएगा, ये टोटल फिजल आउट हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा मामला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन जीतने का होता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर अमेरिकी कोर्ट में ये मामला आगे बढ़ता है और अडानी कन्विक्ट हो जाते हैं, तब क्या होगा? ये संभावना तो पूरी है। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसको लॉजिकल एंड तक ले जाएगी, है ना। वो कोर्ट में मामला है, वो इनको समन देंगी, बुलाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, जो वो अपना एक लॉजिकल एंड तक उसको ले जाएंगे। उनको एक स्टेज पे केस को उसको लॉजिकल एंड तक ले जाना होगा। वहां पे आप उसमें कोई कोताही नहीं है। बड़े बड़े लोगों को हमने वहां पे देखा, माइकल जैक्सन को आपने ध्यान दिया होगा, माइकल जैक्सन एक बार किसी केस में भड़क दे, पीछे लगा के तुरंत हथकड़ी लगा देते हैं। हमारे इंडियन ओरिजिन के कई लोग हैं एकदम से, तो वहां पे इस तरह की कोई कोताही है नहीं। अब इसको ये कैसे हैंडल करेंगे, कि उनके बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनको किसी न किसी स्टेप पे वहां जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये कैसे अनफोल्ड होएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कोई सीरियस स्टेप ले या न ले, मुझे दिखाई नहीं देता है कोई लेंगे। जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, उसके हिसाब से बिल्कुल लेते नहीं दिख रहे। आगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। पॉलिटिकल पार्टी जब तक इलेक्शन जीतती रहेगी, उसको किसी बात की चिंता नहीं रहती। पॉलिटिकल पार्टी एक बात की चिंता रहती है कि मेरे वोट कम ना हो। जब तक इनके वोट बनते रहेंगे, जीतते रहेंगे, इनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर वोट कम हो गए तो शायद थोड़ा सा अपनी पोजिशन को ये रिव्यू करेंगे या रिन्यू करेंगे। लेकिन मीनू जी, ये बीजेपी और संघ परिवार इस सब के को क्या नहीं लगता है कि उनके मुंह पर कालिक पुत रही है? मतलब ठीक है, ये सत्ता में है, उनका एजेंडा पूरा हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन देश के सांस्कृतिक निर्माण के लिए काम करने वाला संगठन इस तरह की संस्कृति में घुल मिल रहा है, रच बस रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है। ये जो पूरा एक दूसरा काउंटर है, उसको किस तरह से ले रहा होगा संघ, किस तरह से ले रहा होगा? जी, देखिए, संघ और ये बीजेपी का जो एजेंडा है, जो लागू होने वाली बात हो रही है, चल रहा है, पूरा फल फूल रहा है उनका जो धंधा है, राजनीति का भी और धर्म का भी धंधा फूल रहा है। उसके लिए ईंधन कहाँ से आ रहा है? उसका ईंधन अडानी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अडानी तो उनके लिए बहुत बड़ी दुधारू गाय है, जो हजारों लीटर दूध देती है रोज। तो वो तो डेफिनेटली उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मामला नहीं है, कुछ किया ही नहीं है अडानी ने, और आपको जरूरत नहीं है कॉग्निजेंस लेने की, तो अडानी ने जो आज सेबी को इन्फॉर्म किया है, उन्होंने जो 600 बिलियन जो डॉलर के जो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, उनको रद्द क्यों किया? क्योंकि वो डेफिनेटली वो सब्सक्राइब होते ही ना। अब तो ओवरसीज तो होंगे ही नहीं बिल्कुल भी वो सब्सक्राइब। तो वो उसके बारे में सीधा सी वो इस चीज का जवाब है कि अडानी डीप इनसाइड उनके अंदर गिल्ट है। इस गिल्ट तो पहले भी होगा, पता तो उनको होगा कि ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पब्लिक में नहीं आया था, दबा के रखा हुआ था। लेकिन अब जो आ गया है, ये अब भी ना आता, अगर इंटरनेट ना होता तो, सोशल मीडिया ना होता, अब भी ना पता चलता। ये तो पता नहीं कब पता चलता। और रही बात कि आपने पूछा कि भाई अगर कन्विक्टेड हो जाते हैं अडानी होगा, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इंडिया और अमेरिका के बीच में, अभी गया है ना वो ऑफिसर, तो वो किसके तहत गया? इसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत ही तो गया है।
तो ये तो अभी खैर नौबत जब आएगी, और अब पता नहीं क्या होगा उस दौरान, कितना कुछ ट्रम्प आ जाएंगे तो कुछ मैंने जैसा आपको बताया कुछ ट्रांजेक्शन जरूर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे इंडिया को उसके बारे में। लेकिन इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, एक लिमिट होती है किसी को आप डिफेंड कर पाए। लेकिन इसमें मुझे एक चीज नजर आती है मुकेश जी, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है राइट विंग के, आज उसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसको मैं काफी समय से फॉलो कर रही हूँ, वो कोई एंटरप्रेन्योर है, यूएस बेस्ड, साउथ इंडियन है। आज उसने खुल के अडानी के इस केस के बारे में चर्चा की है, वो दो लोगों ने मिलके, वो जो बिजनेसमैन है वहां पे, और वो खुलेआम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और क्योंकि सबसे बड़ी इसमें अपराध ये है कि इन्होंने जो जस्टिस का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पहुंचाई है, जो उन्होंने अपने इसमें अभियोग पत्र में भी लिखा है। बोले इससे बड़ा अपराध नहीं है अमेरिका के अंदर, तो इसलिए ये किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते, मतलब इसमें लॉजिकल एंड तक तो पहुंचेगा ये केस। तो अगर वो इन्फ्लुएंसर उसने अपना स्टांस बदल लिया, जो कि दिन रात मोदी 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 करता रहता था, और आज वो उसके इनफैक्ट नीचे कमेंट्स चल रहे हैं लाइव में कि आप क्या कर रहे हैं, आप भी सोरोस से फंडेड हो गए क्या, ये है वो है, लेकिन वो अपना बचाव करता जा रहा है। बोले नहीं नहीं, आप रैशनैलिटी से सोचिए, इमोशनल मत होइए, ये मत होइए। तो उससे ये लगता है कि जो हम अमेरिका में रहने वाले इंडियंस हैं मुकेश जी, उनको भी अपनी इज्जत पे दाग लगता नजर आ रहा है। डोभाल का केस हुआ, पन्नू का केस हुआ, अब ये आ गया नया, और वहां पे ऑलरेडी वो जाति पाति को लेके जो यूनिवर्सिटीज में ये इन्होंने जाति पाति का वो मचा रखा था, वहां पे काफी झगड़े फसाद भी हुए। कनाडा में जो हो रहा है, पन्नू की निज्जर की हत्या हुई है। तो एक तरीके का इंडियंस जिनके ऊपर कभी कोई इस तरह के सुनने में नहीं आते थे, और अचानक लाइन लग गई है इंडियंस के ऊपर केसेस की। और ऐसा भी नहीं है कि जो अभी बताया कि अखबारों की खबर है या किसी ने ऐसे ही उड़ा दी है, किसी सीरियल बना के उड़ा दिया है। तो वो चीजें अगर अचानक इस तरीके से आ रही हैं, तो वहां जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको भी अब अपने बारे में उनको चिंता होने लगी अपनी छवि की, कि हम जो एक सच्चे और सीधे और बिजनेस करने वाले, काम से काम रखने वाले रूप में जाने जाते थे, अब हम वो नहीं रहे। तो ये एक चिंता का विषय उनके लिए भी है, हमारे लिए तो है ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास 5 मिनट है, अगर आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो बेशक। जी हरी जी मुकेश जी, मैं 1 मिनट, हरी जी बोलने पे। जी आपने जिक्र किया था कि साहब आरएसएस का क्या रोल रहेगा। क्या पिछले जब बीजेपी सत्ता में रहती है, कई बार बीजेपी के लोग गलत चीजों में पकड़े जाते हैं, क्या कभी आपको ध्यान है कि आरएसएस ने कहीं कोई बड़ा नैतिक स्टैंड लिया हो, कहीं किसी को इंडिट किया हो, या कहीं किसी को मतलब टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो? कम से कम पिछले 10 साल में तो हमने नहीं देखा है ना। वो कभी इन सब चीजों पे कोई स्टैंड नहीं लेते। वो नैतिकता और वो सांस्कृतिक संगठन, वो सब मतलब जहां तक है वो इन चीजों पे कभी कोई स्टैंड नहीं लेते, और कभी इस तरह का उनका कोई ऐसा रोल जो है वो देखने में आता नहीं है। अब वो बात अलग है कि भाई वो उनको एक मोरल ऑर्गेनाइजेशन, एक मोरल कंट्रोल, ये सब वो सब कहने की बातें हैं। बाकी इफेक्टिवली उन्होंने कभी भी किसी मोरल स्टैंड को लेके कोई इंटरवेंशन कभी भी बीजेपी में नहीं किया। एक्चुअली मैं यही चाह रहा था कि हम सबको पता है, लेकिन आरएसएस के इस मुखौटे पर बार बार प्रहार करने की भी जरूरत है कि वो जो दोगलापन है, जो पाखंड है, वो क्या है। जी पूर्णिमा जी। जी मुकेश जी, मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन का या कुछ उसके केसेस अगेंस्ट उसके हैं यूएस में, इसका मामला नहीं है। ये इंडिया की डेमोक्रेसी की साख हमारी खतरे में पड़ जाएगी अगर विश्व में ये इंप्रेशन जाएगा कि सरकार किसी एक बिजनेसमैन के हाथों की कठपुतली है और इतनी ज्यादा ओबियस रॉन्ग डूइंग के बावजूद उसको बचा रही है। दूसरा, हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो बहुत, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किस बूते पे दम भर रहे हैं कि हम बनेंगे, वही हम यही सोच कर दम भर रहे हैं ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगा। तो अगर उसकी हमारी इन्वेस्टमेंट की साख पे बट्टा लग जाएगा, हमारी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो शक के दायरे में आ जाएगी, तो कौन सा बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा या कौन सा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसलिए सरकार को मोदी जी की अपनी छवि, अडानी की अपनी छवि या इन पेटी चीजों से ऊपर उठ के इन बड़े लार्जर इश्यूज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का या एक किसी इंसान का नहीं है मामला, ये हमारे देश की साख का मामला है। और इसके ऊपर जिस तोते में राजा की जान बसी हो, उस तोते को तो बचा कर रखना पड़ेगा ना। नहीं तो बचा के रखें, लेकिन कुछ तो एक भाई
चलिए ऊपर ही ऊपर दिखावे के लिए ही सही कुछ तो जांच अनाउंस करे, कुछ तो कहे कि हम इनके खिलाफ ये देखेंगे वो देखेंगे। बिल्कुल ही उस मामले से मुंह फेर लेना तो एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी सरकार के पार्ट पे। जी अगर एक जी और मैं बोलना चाहता हूँ, जी जी एक्शन एक ही सिचुएशन में एक्शन हो सकता है। अगर बीजेपी को ये लगने लगे, मोदी जी को ये लगने लगे कि अदानी पॉलिटिकल लायबिलिटी हो गए, तब एक्शन होगा। अगर वो सिचुएशन नहीं आती है कि वो पॉलिटिकल लायबिलिटी नहीं बनते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज की चिंता नहीं करती, उसको सिर्फ अपने वोट की चिंता करती है। जिस दिन उनको ये लगेगा कि अदानी की वजह से हमारे वोट नीचे जा रहे हैं, उस दिन वो एक्शन ले लेंगे, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। हरी जी, उसका तो कोई हमें इंडिकेशन दिखाई दिया नहीं, ना लोकसभा चुनाव में उतनी ज्यादा उनको उसकी वजह से नुकसान हुआ, ना उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, तो पता नहीं वो तो सवाल ये भी है कि डोभाल को समन्स जारी हो रहे हैं, अडानी जी को आ रही है, वहां से सुपीना आ रहा है यूएस से। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री के चारों तरफ किस तरह के लोग हैं जो कि, और अमित शाह का नाम कनाडा में आ गया है ऑफिशियली। यस। तो किस तरीके के लोग देश को चला रहे हैं जो और प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं। तो ये तो एक, मैं तो कहती हूँ कि सरकार की विश्वसनीयता इससे ज्यादा और कहाँ डिप करेगी, कहाँ और कितने गहरे गड्ढे में उतरेगी, ये एक सवाल है सोचने वाला। मोदी जी के लिए है जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब तो ये कह रहे हैं भाई खाऊंगा भी और खिलाओ भी खूब। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस दिलचस्प चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।